अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी पढ़ने वाले हैं बहुत शॉर्ट करके, ताकि जो है ना जिन्हें थोड़ा सा उनके पास टाइम है तो वो जल्दी से रिवाइज़ कर सकें। तो बिना किसी जो है ना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईसीजी में हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होते हैं। ये 1 होता है, ये 2, ये होता है हमारे पास 3 होता है, ठीक है। और ये एवीएफ, ये राइट होता है, लेफ्ट होता है और एवीएफ होता है, यानी कि एवीआर, एवीएल और एवीएफ। अगर हमारे पास 2, 3 और एवीएफ आ जाए ना, जैसे पे एफ आ रहा है, इसका मतलब है इन्फीरियर है। एफ़ में इन्फीरियर आता है और ये एवीएफ में इन्फीरियर है। तो ये इनको आपने घुमा के बना देना है। ये इन्फीरियर साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्फीरियर साइड की राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। और जो एवीएल होता है और 1 होता है, 1 और एवीएल, देखो ये ब्लू बॉक्स है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं लेटरल साइड को, और लेटरल साइड पे लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। तो हमारे पास ये 1 और एवीएल लेटर साइड हो गई। बाकी जो हमारे पास ये होती हैं, ये आपके पास एंटीरियर साइड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग यहाँ पे होती है। तो सिंपल, जब भी आपके पास ईसीजी आ जाए तो आपने सबसे पहले जो है ना ये देखना है कि हमारे पास अगर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन वगैरह है, इन सेगमेंट पे होगी तो इन्फीरियर होगी, यहाँ पे होगी तो लेटरल होगी, यहाँ पे होगी तो एंटीरियर का मसला होगा, ठीक है। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब इसी बेसिक को जो है ना हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारे पास ये आ गई ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ऐसे देखेंगे, फिर हम इसको ऐसे देखेंगे और फिर हम इसको ऐसे देखेंगे। अब मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो सेम सही नज़र आ रही है। फिर मैंने यहाँ पे देखा, हमने देखना कि ये वाला लाइन और ये वाली लाइन बराबर होनी चाहिए। अगर ये ऊपर और नीचे आ रही है, बाद वाली ऊपर है, ये नीचे, कोई मसला आ रहा है, ठीक है। देखो ये वाली लाइन है और ये वाली है, इस तरह से है। देखो यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे है और ये एलिवेट हुई भी है। तो ये हमारे पास Q होता है, R होता है, ये S होता है और ये T होता है। तो ST सेगमेंट जो है वो एलिवेट हुआ हुआ है। तो Q, R, S और ST सेगमेंट एलिवेट हुआ हुआ है। तो एंटीरियर साइड पे जो है ना हमारे पास एंटीरियर MI हुआ हुआ है। इन सारे MI की जो है ना हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है निमोनिक, होता है मोना बैश। मोना थेरेपी होती है, मोना बैश से आप याद कर लें। M से हमारे पास मॉर्फिन होता है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन होता है, निट्रोग्लिसरीन होती है और एस्पिरिन होती है। B से बीटा ब्लॉकर होते हैं हमारे पास, A से कुछ होता है, S से हमारे पास स्टेटिंग होते हैं, H से हमारे पास हेपरिन होता है। तो ये आपने याद कर लेना। A से आप ACE इनहिबिटर्स याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना। फिर दोबारा MI का अगर आया तो मैं क्या करूँगा, पहले 2, 3 और AVF को सर्कल करूँगा, इसको सर्कल करूँगा और उसके बाद बाकी जगहों को देख लूँगा। फिर मैं देखूँगा यहाँ पे कोई मसला है, ये लाइन ये बराबर है, ये क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है। फिर उसके बाद मैं इसको देख लूँगा कि ये हमारे पास ये वाली लाइन और ये वाली थोड़ी सी ऊपर जा रही है, ये इधर है, ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे है तो ये ऊपर है, ये यहाँ पे है तो ये थोड़ा सा ऊपर है। तो ST सेगमेंट एलिवेट हुआ हुआ है। तो इस पर हम देखेंगे कि लेटरल वाल का मसला हुआ है। फिर मैं यहाँ पे देखूँगा कि तो ये वाला और ये वाला देखो ये डिप्रेस हुआ है, ये ऊपर है और ये नीचे गया हुआ है। तो ST सेगमेंट यहाँ पे डिप्रेस हुआ हुआ है। तो यही होता है, जहाँ पे मसला होता है वो एलिवेट हो जाता है वो लाइंस, और जहाँ पे मसला नहीं होता वो डिप्रेस हो जाती हैं। तो अब आगे चलते हैं जल्दी से। दोबारा आएगी तो मैं इसको यहाँ पे देखूँगा, फिर उसके बाद इस साइड पे देखूँगा और इस साइड पे देखूँगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ये डिप्रेस हो, यानी कि यहाँ पे मसला नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो तो ये वाली लाइन इधर है और ये ऊपर हुई हुई है, तो हमारे ST एलिवेशन हुई हुई है। बाकी मोना बैस से इसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ना हम इसको देखते हैं। बाकी हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में फड़फड़ा रहे होते हैं। देखो ये वाली जहाँ पे ना कोई भी पी वेव्स नहीं मिलेगी, और जबकि जो आर का इंटरवल होगा वो बराबर नहीं होगा। और जबकि एट्रियल जो फ्लटर होगा उसमें हमारे पास फ्लटरिंग कर रहे होंगे वो, तो ऐसे जो है ना बस वो 60 की तरह जो हमारे पास होती है, आरी होती है, उसके दांत होते हैं, तो वो दांतों की तरह यहाँ पे बन रहा होगा एट्रियल फ्लटर के अंदर। जबकि जो फिब्रिलेशन के अंदर फिब्रिलेट कर रहे होंगे वो पी वेव्स नहीं होंगी, ठीक है। फिब्रिलेशन में पी वेव्स नहीं होगी। एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो उसमें पी वेव्स नहीं होगी, ये आपने याद रखना। और आर का इंटरवल बराबर नहीं होगा। अब हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन आता है। एट्रियल फिब्रिलेशन हमने देखा कि यहाँ पे जो है ना जो आर का इंटरवल है बराबर नहीं होगा, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ये इस तरह की हमारे पास सिचुएशन मिल रही होगी। और पी वेव्स हमारे पास कोई प्रॉपर मिलेगी नहीं, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा। और इसको ट्रीट करने का निमोनिक होता है ABCD हमारे पास होता है। B से बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन हमारे पास होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होता है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में देखें 60 टूथ के पेनिस बन रही है, दांत बन गए, दंतियाँ निकाल रही है बंदा जो है ना। तो ये हमारे पास जो है ना एट्रियल फ्लटर में इस तरह से मैनेजमेंट सेम ABCD वाली मैनेजमेंट होती है, फ्लटर और फिब्रिलेशन होगी। और उसके बाद हमारे पास देखो, अगर सुप्रा वेंटिकुलर टेकिकार्डिया आएगा, सुप्रा मतलब एक्स्ट्रा फास्ट हो गए हैं, वो एक्स्ट्रा फास्ट हो गए कि नीचे वाली साइड जो है ना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए। देखो यहाँ पे बहुत गैप था और यहाँ पे बहुत क्लोज आ गए, तो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती हैं। तो सुप्रा वेंटिकुलर टेकिकार्डिया में एक दूसरे के बहुत क्लोज आती हैं। इसमें वही थेरेपी है, ABCD वाली आपने डाल देनी है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर और आपने कुछ और याद कार्डियोवर्जन वगैरह डाल देना है,
ठीक है, ये चीज़ें डाल देनी है। और जबकि हमारे पास अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है ना वो जो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस हैं वो थोड़े से वाइड हो गए और ज़्यादा जो है ना उनमें गैप आ गए, तो यहाँ पे गैप कम था, ये ज़्यादा वाइड हो गए, जबकि यहाँ पे क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस शॉर्ट हो गए थे। तो सुप्रा इतना तेज़ हो जाती है कि वह क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस कम हो जाते हैं, और जो हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया तो है, लेकिन जो हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस थे ना वो थोड़े से वाइड हो जाएंगे। ठीक है, इतना तक होता है। बाकी इसमें आपने कार्डियो वर्जन वगैरह, डिफिब्रिलेटर वगैरह लिख देने हैं। अब हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो ये होता है, देखो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यही था कि हमारे पास क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस बन रहे थे, लेकिन जो पी वेव थी वो नहीं थी। अब क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस तो बिल्कुल सही बन रहे हैं, लेकिन जो पी वेव थी वो है ही नहीं, इसमें कोई प्रॉपर है ही नहीं, इसलिए से एट्रियल कहते हैं, क्योंकि एट्रियल के अंदर पी वेव्स बनती हैं, ऐसे याद कर लें। और जो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होगी वहाँ पे ना पी वेव्स होंगी, ना क्यू वेव्स होंगी, ना क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहेंगे और डिफिब्रिलेटर से आपने ट्रीट कर देना है। हाइपोकलीमिया और हाइपरकलीमिया में यही फ़र्क होता है कि हाइपो के अंदर जो है ना वो यू वेव्स की तरह नीचे की तरफ जा रहा होता है, यू बन रहा होता है हाइपोकलीमिया। ठीक है, यू बन रहा होता है, हाइपोकलीमिया आ जाएगा, इसमें आपने पोटेशियम दे देना है। और हाइपरकलीमिया के अंदर आपने जो है वो आपके पास जो है टाल टी वेव्स बनेंगी, टी वेव्स बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी और वो ऊपर की तरफ जाएंगी। इसको ट्रीटमेंट के जो हमने मेडिसिन में पढ़ा हुआ था, कैल्शियम ग्लूकोनेट सबसे पहले देते हैं, बीटा टू एगनिस्ट सेल के अंदर फेंक देता है कि पोटेशियम को, फिर बाइकार्बोनेट होता है, इंसुलिन वगैरह होती है, और ये ग्लूकोज दे देते हैं, और डायरेटिक अगर कुछ याद रह जाए तो आपने ये चीज़ें लिख देनी है। तो ये हमारे पास बेसिक होता है। और उसके अलावा मैं देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ये याद कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होते हैं। देखो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर ये होगा कि हमारे पास पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, और पीआर इंटरवल जो है ना सब के अंदर बढ़ जाएगा, बस आपने ये याद करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पीआर इंटरवल बढ़ जाता है। और उसके बाद हमारे पास टाइप 2 होती है, उसमें क्या होता है कि पीआर इंटरवल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। इसमें पहली वाली में पीआर इंटरवल जो है ना सबका बढ़ता है, लेकिन सबका सेम रहता है। ठीक है, और कितना बढ़ता है, 0.2 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कुछ बॉक्सेस से जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बॉक्सेस काउंट करें तो काफ़ी सारे 9 बॉक्सेस आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सब में सेम 9 बॉक्सेस होंगे, तो वो पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन जो सेकंड डिग्री होता है उसका टाइप 1 होती है और टाइप 2 होता है, मॉर्बिड्स टाइप 1 और मॉर्बिड्स टाइप 2। मॉर्बिड्स टाइप 1 में ये होता है, जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उन सब के अंदर ये चीज़ होती है कि क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस जो है ना वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखें क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो आना था ये वाला वो आया नहीं है, यहाँ पे भी आना था यहाँ पे नहीं आया। अब दोनों में फ़र्क इस तरह से करते हैं कि इनके अंदर पीआर इंटरवल का फ़र्क होता है। एक के अंदर ये होता है, इस जिस तरह इसमें था ना कि पीआर इंटरवल सब में बड़ी हुई है लेकिन सब में सेम है, लेकिन जो मॉर्बिड्स टाइप 1 होती है, सेकंड डिग्री की जो टाइप 1 होती है, इसमें पीआर इंटरवल सब में बढ़ती रहती है। इसमें थोड़ी सी बढ़ती हैं, फिर इसमें और बढ़ती हैं, फिर और बढ़ती हैं, फिर और बढ़ती हैं, फिर एक टाइम आता है वो बिल्कुल स्किप हो जाती है। ठीक है, जबकि जो मॉर्बिड्स टाइप 2 होती है उसमें पीआर इंटरवल सबकी वो सेम रहती है, मतलब बड़ी भी तो होती है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे था ना उसी तरह जो है ना बड़ी तो होती है लेकिन सेम रहती है। ऐसी नहीं होती कि बढ़ती रहती है, बल्कि बड़ी तो होती है लेकिन सब में इस तरह से बड़ी भी होती है, सेम रहती है, और फिर एक टाइम आता है कि वो स्किप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम इसको पहचान लेंगे, ये हमारे पास मॉर्बिड्स टाइप 1 और मॉर्बिड्स टाइप 2 होगी। मॉर्बिड्स टाइप इसमें एट्रोपिन दे देना दोनों में, और आपने पेस मेकर दे देना है। और थर्ड डिग्री के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो पी वेव्स होती हैं वो अपने हिसाब से चल रही होती हैं, और जो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस होते हैं वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। पी और पी वेव्स का जो आपस में गैप होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और क्यू आर और आर का गैप होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसको थर्ड डिग्री ब्लॉक कहते हैं। इनका पहले का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बाकियों का एट्रोपिन आपने लिख देना है और आपने डिफिब्रिलेटर वगैरह डाल देना, पेस मेकर डाल देना। अब टाइप 1 में क्या होता है कि पीआर इंटरवल बढ़ जाता है 0.2 सेकंड से, यानी कि काफ़ी बॉक्सेस से ज़्यादा हो जाते हैं और सब में सेम होते हैं। जो टाइप 2 जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक उसके टाइप 1 के अंदर ये होता है कि हमारे पास पीआर इंटरवल बढ़ता रहता है, एक टाइम आता है कि वो स्किप हो जाती है बीट। और इसकी टाइप 2 में हमारे पास होता है कि पीआर इंटरवल सब में सेम रहता है, लेकिन वो जो है ना एक टाइम आता है कि वो हमारे पास बीट स्किप हो जाती है। थर्ड डिग्री में पी अपने हिसाब से चल रहा है, क्यूआरएस अपने हिसाब से चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास आई थिंक काफ़ी सारे हो गए, कवर हो गए। इंशाल्लाह इससे जो है ना बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है तो ये हमारे पास वहीं एसटी सेगमेंट वाला होगा, पहले आपने यहाँ पे देख लेना है, फिर यहाँ पे देख लेना है, और फिर यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो जहाँ पे जो मसला होगा, यहाँ पे डिप्रेशन हो, यहाँ पे एलिवेट हुआ, तो आपके पास ये इंफीरियर साइड का हो जाएगा, या भी आपने उससे देख लेना है। या एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, पी वेव्स आपके पास सही नहीं आ रही, आर सही नहीं आ रहा। उसके अलावा जो हमारे पास जो है ना ये बड़े में टी वेव्स बड़े में तो हाइपरकलीमिया हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन यहाँ पे हुई हुई है हमारे पास, और यहाँ पे जो है ना सिर्फ साइनस टैकीकार्डिया वगैरह हो, ये इतनी सिंपल तो नहीं पूछेंगे। यहाँ पे वो वाली है तो आपने उस हिसाब से देख लेना है, और इसको भी उस हिसाब से देख लेना है एमआई को। और हमारे पास जो है यहाँ पे ये वही चीज़ें हो जाएंगी। एट्रियल फिब्रिलेशन आपने देख लेना, आर इंटरवल सेम नहीं होगा, पी वेव्स आपको कहीं पे भी सही तरह से नहीं मिल रही होगी।
सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस बहुत शॉर्ट हो जाती हैं और वो फास्ट चीज़ें आ जाती हैं, और जबकि हमारे पास जो सिंपल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उसमें थोड़ा सा क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस ब्रॉडन होते हैं। इसमें भी आपने इस तरह से देख लेना है, इस साइड को देखना है, इस साइड को, और बाकी इस तरह से आपने देख लेना है। ये इन्फीरियर, ये लेटरल, और ये हमारे पास एंटीरियर साइड हो जाएगी। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस थोड़े से वाइड होए हुए हैं, तो ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाएगी। कार्डियो वर्जन डिफिब्रिलेटर वगैरह आपने कर देना है। ये एट्रियल हमारे पास फिब्रिलेशन हो जाएगी, इनके गैप जो है वो नॉर्मल नहीं है। और फिर हमारे पास ये जो है वही एमआई का आपने देख लेना है, जो जिस हिसाब से हमने इसको पढ़ा था यहाँ पे, और बाकी सबका देख लेना है। और उसके बाद ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होगी दोबारा। अब हमारे पास ना अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक करना है तो उसका तरीका ये होता है कि उसमें एक निमोनिक होता है, विलियम होता है, दूसरा हमारे पास होता है मैरो होता है, MARROW मैरो, ठीक है। जो राइट साइड पे मैरो आया हुआ है ना, वहाँ पे ये पहली V1 होती है, V6 में देखना होता है। V1 में M बन रहा होता है राइट साइड, अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, और V6 में W बन रहा होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास M बन रहा है, ये M बन रहा है, और ये W है, इस तरह से, ठीक है। ये W बन रहा है, ये M बन रहा है, तो ये हमारे पास विलियम हो जाएगा। V1 में W बन रहा है और V6 में M बन रहा है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड का, क्योंकि विलियम में LL आ रहा है, तो विलियम का ये लेफ़्ट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा। जबकि ये वाला हमारे पास राइट साइड का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास V1 में M बन रहा है, देखो ये वाला ये M है हमारे पास, और ये हमारे पास जो है ना वो W बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसका स्टैंडर्ड निमोनिक होता है। मैरो और विलियम आपने याद कर लेना है, ये तो आसान हो जाएगा ना। लेफ़्ट साइड का M कितना प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो M होगा तो हमारे पास विलियम में लेफ़्ट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा। ओके।